बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया जब मारूफ आलिम दीन जामिया फ़ारूकिया के मौलाना आदिल साहब को उन पर कातलाना हमला हुआ, उनको जाँ बहक कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इसकी इंतहाई शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की है। आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब की तरफ से भी मज़म्मती पैगाम आया है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश की गई है। कल वज़ीर आज़म ने इसके बाद एक ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि 3 महीने से ये सिलसिला जारी है भारत की तरफ से कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर फ़िरका वाराना फ़सादात जो हैं वो कराए जाएँ, यहाँ पर जो सुन्नी शिया हैं उनको लड़ाया जाए मुख्तलिफ़ सेक्ट्स के दरमियान। क्या कहा उन्होंने, ज़रा वो भी दिखाइएगा, क्योंकि ये क्लिप उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ दिन पहले कहा था और उन्होंने अपनी ट्वीट में इसको टैग भी किया। ये जो हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान किस वक्त कोशिश किया, किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाए, शिया सुन्नी की लड़ाई करवाए। ये हमें पहले 3 महीने से पता था कि इन्होंने शिया सुन्नी के अंदर पूरा इंतशार करने की कोशिश की। पहले इन्होंने फैसला किया था शिया और सुन्नी के उलमा को कत्ल करवाएं, असैसिनेट करवाएं। वो अल्लाह का शुक्र है हमारी एजेंसी से पकड़ लिया सही टाइप पे। यहाँ इस्लामाबाद में 2 दहशतगर्द ग्रुप्स पकड़े। वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ पहले भी करने की कोशिश की गई। उन्होंने ट्वीट में ये लिखा भी है कि चंद महीने से हमने ऐसे काफ़ी अटैम्प्ट्स जो हैं उनको जो है वो ख़त्म किया है, नाकाम बनाया है। इंडिया की तरफ से ऐसी कोशिशें की गई हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वज़ीर आज़म को इस बात का भी यकीन है कि ये जो तमाम चीज़ सियासी एक्टिविटी अपोजिशन की तरफ से हो रही है, क्योंकि इन्होंने कन्वेंशन सेंटर में जो खिताब किया था वहाँ पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मालूम है कि इनके पास पैसा आ रहा है, इनकी फंडिंग हो रही है। इस पे बात करेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत फिर ये बात कर रही है कि जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं इससे बड़ा ख़तरा हो सकता है, क्योंकि कोविड की जो दूसरी लहर है वो इस वक्त आ रही है। मुख्तलिफ जगहों पे हम देख रहे हैं कि स्कूल्स वगैरह बंद करने की बात हो रही है, कहीं पर फिर से स्मार्ट लॉकडाउन का जिक्र भी हो रहा है। तो ऐसे में ये जो PDM की तहरीक है जो कि 16 अक्टूबर से गुजरांवाला के जलसे से जिसका आगाज़ होने जा रहा है, वो कहाँ पर खड़ी होगी। कल बड़ा जिक्र हुआ आर्मी चीफ़ के उस बयान का जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। You will appreciate that today Pakistan is alhamdulillah secure from military point of view. We continue to support the government whenever asked to as per the law and guidelines of the constitution. We Pakistanis have proved that we can do wonders when we keep our national interest above our parochial, institutional and personal interest. Pakistan Army is proud to support the nation as it has always supported us, especially when we were fighting the physical enemies of Pakistan. Whereas none other is asked to be accountable for anyone other than his or her own self. I count it as a great honor that we stand before the nation as a trusted and accountable institution. Therefore, regardless of our failings and triumphs, we stand to give our best whenever we are called upon to do so in Pakistan and to perpetuate the perception of यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता. Let me tell you, यहाँ सब अच्छा होगा. We Pakistanis always find a way and that we will inshallah. यहाँ सब अच्छा होगा, आर्मी चीफ ने ये कहा, और आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की जो सपोर्ट है वो आर्मी जारी रखेगी। आज एक और चीज़ पे भी बात करेंगे जो कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तानियों का बन चुका है और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, खुद हुकूमती लोग इसको मानते हैं, और वो है महंगाई। महंगाई क्यों बढ़ती चली जा रही है, आवाम के लिए जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन उनमें इजाफा ही हो रहा है। ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो ट्वीट किए हैं उनका अगर आपको बता दें, कल उन्होंने ये महंगाई के हवाले से लिखा कि स्टार्टिंग मंडे इन कमिंग वीक आवर गवर्नमेंट विल यूज ऑल द रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट टू ब्रिंग डाउन फूड प्राइसेस. वी आर ऑलरेडी एग्जामिनिंग कॉजेज ऑफ द प्राइस हाइक्स, वेदर देयर इज अ जेन्युइन सप्लाई शॉर्टेज और सिंपली होर्डिंग बाय माफियाज, smuggling if any, or a price rise due to international prices such as for palm oil,
lentils, etc. From next week, we will have our strategy in place and action will begin using all state organizations and resources to bring down food prices. वज़ीर आज़म मान तो रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन ख़ुद भी जो इन्होंने इसमें रीज़न्स बताने की कोशिश की, हुकूमत को 2 साल में ये पता ही नहीं चल रहा कि भाई कोई जेन्युइन सप्लाई शॉर्टेज है, जैसे कि वज़ीर आज़म ने लिखा, क्या सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो माफियाज की तरफ से हो रही है वो है, स्मगलिंग इशू है? 2 साल के अंदर क्यों नहीं पता चल रहा? आज ही अगर हम बात करें कि जो आटे का बहरान है मुल्क में, वो शिद्दत फिर से इख्तियार करता चला जा रहा है, आटे की कीमत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आज ये हुआ कि जो 15 किलो का आटे का थैला है 950 रुपए, उससे ज़्यादा कीमत बढ़ गई और ये नाकस क्वालिटी वाला आटा है। फिर 860 रुपए में जो पिछले दिनों 20 किलो का आटे का थैला मिल रहा था, वो कहीं पर दस्तयाब ही नहीं है। आखिर इन चीज़ों की तरफ कब तवज्जो दी जाएगी? आज इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वज़ीर सेहत पंजाब हैं, आपका बेहद शुक्रिया। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अगर इफ्तिखार अहमद साहब आप के तज्ज़िये से आगाज़ करना चाहूँ, सबसे पहले तो कल जिस तरीके से मौलाना आदिल साहब का कत्ल, फिर उसके बाद ऑब्वियसली जो मुज़म्मती पैगामात के साथ वज़ीर आज़म ने जो इंकशाफात किए या आर्मी चीफ़ की तरफ से जो इंकशाफात हुए, वो ये बता रहे हैं कि जी ये कोशिश बड़े अरसे से जारी है, बहुत महीने हो गए। ऐसे अटैम्प्ट्स भी उन्होंने कहा कि जी हमने नाकाम बनाए हैं कि यहाँ पर शिया सुन्नी फसाद मुल्क में दोबारा कराने की कोशिश हो रही है। आपको लगता है कि इस टाइम पे ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है ये सारे का सारा मामला? जहाँ तक शिया सुन्नी इख्तिलाफात की बात है, और ये इख्तिलाफात अगर बढ़ जाते हैं तो बहुत ख़तरनाक हैं। एक पूरा का पूरा मुल्क तबाह कर दिया अमेरिका ने इसी चीज़ को इस्तेमाल करके। इराक की मिसाल आपके सामने है, उस पूरी की पूरी बेल्ट में देखें, इसी इख्तिलाफ को ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। नतीजा हुआ कि वो ममालिक बिल्कुल तबाह होकर रह गए। पाकिस्तान में खुदा का फजल है कि ये दोनों तबकात यहाँ पे रहते थे, ये दोनों सेक्ट यहाँ पे रहते हैं, और बहुत इनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है, बाहमी भाईचारा है। लेकिन ये महसूस किया जा रहा है पिछले 2-1 साल से कि इस बाहमी भाईचारे को तबाह करने के लिए जो सोशल मीडिया है उस पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है उसको, और इस किस्म की बातें और इस किस्म की चीज़ें की जा रही हैं दोनों तरफ से, जिससे ये आग भड़क सकती है। और ये जो गुज़श्ता रोज़ का वाक़या है ये बहुत अफसोसनाक है, और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन हम मज़म्मत तो करते हैं, और हमें हमारा वज़ीर आज़म कोई भी हो ये तो बताता है कि कुछ लोग पकड़े गए हैं। क्या वो जो लोग पकड़े गए हैं हम उनसे उन तमाम लोगों तक पहुँच पाते जो इस सारी खेल के ज़िम्मेदार हैं? जिस तरह हमने एक आदमी को ईरान से आते हुए पाकिस्तान में पकड़ लिया, कुलभूषण को, और हमने देख लिया कि वो एक बहुत बड़े नेटवर्क को हैंडल कर रहा था, तो क्या ये जो मजहबी मुनाफरत फैलाने वाला गिरोह है इसके हैंडल्स को पकड़ना मुश्किल है? लोग ये कहते हैं कि हमारी यहाँ पे कोताही ये है कि हम कुछ चीज़ों में खुद ब खुद फंस चुके हैं और हम दरगुजर कर रहे हैं कुछ मामलात में। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को फैसला करना होगा कि क्या उससे काम लेना है, या जो कोई भी है और जो जितना भी वो ताकतवर है उस पर हाथ डालना होगा। आपकी अगली बात थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के स्टेटमेंट से। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के स्टेटमेंट से इत्तफाक करता हूँ, उनको हर हुकूमत को सपोर्ट करना है, क्योंकि यही आइन में लिखा है, यही उनका रोल बनता है। और जहाँ तक उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे सब कुछ कहा जाता है बुरा है, यहाँ पे सब कुछ बुरा नहीं, यहाँ पे अच्छा भी है, लेकिन उस अच्छाई के लिए मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत को बहुत वाज़ेह पॉलिसी अपनानी होगी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ जो भी मुकदमे हैं और जो भी उन पे इल्जामात हैं उन पे वो प्रोसीड करते रहें, लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी चीजें हैं, बाकी जो जिम्मेदारियां उनकी हैं, उनको निभाने के लिए इमरान खान को वाज़ेह पॉलिसी अपनानी होगी। हर शोबे में अब बताना होगा कि क्या होने वाला है और क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि 2-2.25 साल हो गए हैं। क्या किया? बिल्कुल ठीक है। नैयर बुखारी साहब, आपकी जानिब के एक तरफ तो ये चीज़ें हैं जिस
जिस तरीके से कल का हमारे सामने इंसिडेंट है कराची में, मौलाना आदिल साहब का कत्ल, फिर उसके बाद हुकूमत और वज़ीर आज़म, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव खुद बता रहा है कि जी शवाहिद हैं, भारत ये करवा रहा है यहाँ पर सेक्टेरियनिज़म को प्रमोट करने के लिए। फिर वो कहते हैं कि जी माजी में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने नाकाम ऑलरेडी कर दिए हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा इल्ज़ाम जो अपोजिशन पर लगना शुरू हो गया, खुसूसी तौर पे पीडीएम तहरीक को सामने रखते हुए वफाकी वज़रा और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का यहाँ पे मैं हवाला दूँ, जो अपोजिशन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी रियासत को जो सबसे बड़ा दरपेश इस वक्त चैलेंज है अपोजिशन तहरीक में, वो मजहब कार्ड का इस्तेमाल है। कि पीडीएम की तरफ से वो कह रहे हैं कि खदशा है कि यहाँ मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, खुसूसी तौर पर ऑब्वियसली जब JUIF की बात करते हैं। देखिए, शुक्रिया। जहाँ तक वो जो कल का इंसिडेंट है कराची का, और जहाँ पे मौलाना आदिल साहब को शहीद किया गया, बिलाशुबा ये इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। और फिर वो एलिमेंट्स जो पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया के साथ हमारी हॉस्टिलिटीज तो है, एग्जिस्ट करती हैं, हमारे साथ कोई फ्रेंडली रिलेशंस उनके हैं नहीं है, और आप इंडिया से आप क्यों तो करेंगे कि आपकी बेहतरी के लिए वो काम करेगा। ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल फोरम्स है, अगर आप एक पोजीशन करते हैं कि वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है और टेररिज्म फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व, अगर FATF हम पे स्क्रू अप कर सकता है तो उस इश्यूज पे उन फोरम्स पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जाना चाहिए। और मैं समझती बहुत ज़रूरी थी। और बिलाशुबा ये जो सेक्टेरियन इशू है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। पाकिस्तान में बड़ी हारमोनी रही ये डिफरेंट सेक्ट्स में। 80s के बाद ये सारा क्रॉप अप हुआ, ये सारा इशू, और उस पर बड़ा सख्ती से अमल दरामद करना पड़ेगा हुकूमत को और इदारों को कि ये जो है ये बाहर का दुश्मन शायद आपको इतना नुकसान ना पहुंचा सके जितना नुकसान आपकी पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को और सालमियत को इस सेक्टरी इशू से होगा। पर्टिकुलरली अभी आपने जो बात की जो पीडीएम के हवाले से, देखिए पीडीएम ने एक 26 पॉइंट्स जो रेजोल्यूशन जिसको एक्सेप्ट किया और सारे जो मेंबर्स थे, लीडरशिप थी, वो सिग्नेटरी हैं उसके, तो उन्हीं कन्फाइंस में पीडीएम की जो है तहरीक वो चलेगी और उसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन प्लान भी दिया हुआ अमल दरामद करेंगे। लेकिन एक कैटेगोरिकली आप ये देखें कि इस पीडीएम में जहाँ मजहबी जमातें हैं, वहाँ पे लिबरल्स प्रोग्रेसिव जमातें भी मौजूद हैं, लेकिन उनका जो मेन ट्रस्ट हुआ है वो है, लेकिन वो स्पेसिफिकली जिक्र कर रहे हैं कि जी जो मदरसे के बच्चे हैं उनके वो जो डंडा बरदार जुलूस हैं उससे मजहबी जज्बात सुलझाने की कोशिश करेंगे, फिरका वाराना कशीदगी में इजाफा होगा, ये इल्जाम लगाया जा रहा है इस वक्त। देखिए ये लास्ट ईयर भी 2019 में भी इन्होंने ये एलिगेशन लगाए थे, मौलाना साहब ने जब यहाँ पे सिट इन किया, उस वक्त भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े कैटेगोरिकली कहा था कि जी हम तो इसको रिलीजियस कार्ड को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर रिलीजियस कार्ड होगा तो फिर खाली एक सेक्ट की बात नहीं होगी, सुन्नी की भी होगी, शिया की भी होगी, बरेलवी की होगी, देवबंदी की भी होगी, फिर बाकी मजहबों की भी बात होगी। लेकिन इस पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत बड़ी क्लियर हेडेड है कि ये कार्ड पाकिस्तान की सियासत के लिए ये मौजूद नहीं है और कभी भी मजहब को सियासत में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ये जो एक तरफ इस किस्म की चीज़ें हैं, ये कल वाला एक सैड इंसिडेंट हमारे सामने है, फिर पब्लिक गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए, कोविड के पस मंज़र में भी ये बहुत सारी चीज़ कही जा रही है हुकूमती वज़रा की तरफ से, लेकिन ऑब्वियसली इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका जमहूरी हक़ है अपोजिशन का जलसे जुलूस करने का। एक चीज़ जो वज़ीर आज़म ने कही कि जी हमें पता है इनको पैसा आ रहा है, बड़ा पैसा आ रहा है अपोजिशन की जमातों को, अगर वाकई ये हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए कहीं से इनको फंडिंग हो रही है, कहीं से इनको पैसा आ रहा है, तो फिर वो सारे हक़ाइक़ तो आवाम के सामने आ नहीं जाने चाहिए। वज़ीर आज़म ये बता दें आवाम को कि कौन कर रहा है, क्यों करवा रहा है। सादिया, सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया है ना कि जो सिचुएशन इस वक्त इमर्ज कर रही है, तो एक बात मैं आपको बताऊं कि पेंडेमिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट कोरोना।
ये पेंडेमिक ख़त्म तो हुआ नहीं है, ये तो आप बात मानती हैं खुद भी, क्योंकि अगर हर रोज़, मैं तो कहती हूँ पंजाब के फिर बाकी सूबों के मुकाबले में हालात बेहतर है, लेकिन अगर 77 या 80 या 100 केस रोज़ाना नए आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो केस ऐड अप कर रहे हैं ना, वो तो नंबर्स आर एडिंग अप। अब अगर मैं कहूँ कि जी हमने कोई तकरीबन 865 एरियाज़ को लॉकडाउन किया हुआ है और कोई 1300 बंदों को हमने कन्फाइन किया हुआ है, तो उसका मतलब दीज आर एक्टिव पेशेंट्स जिनको हमने कन्फाइन किया हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि ख़त्म तो हुआ नहीं है पेंडेमिक, और कोविड ख़त्म नहीं हुआ। दो बहुत बड़ी मजबूरियां थी हमारी। एक तो आप देखिए, ये भी समझें कि अगर हम मुसलसल लॉकडाउन मेंटेन करते तो हमारे लिए जो मईशत का पहिया दोबारा चलाना बहुत ही मुश्किल होता। इतनी बड़ी बड़ी आपकी इकॉनमीज़ जो हैं वो दुनिया की तबाह हो गई हैं इस वक्त कोविड की वजह से। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एमिरेट्स में देखें क्या हालात हुए हैं, यानी दुबई जैसी जगह जो है उसमें आधे से ज़्यादा लोग जो हैं उनको बेरोज़गार कर दिया गया है और लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। यानी एमिरेट्स एयरलाइन के आधे से ज़्यादा फ्लीट जो है वो रोक दी गई है। सो बेसिकली ये पेंडेमिक इज अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री, हर मुल्क की इकोनॉमी। ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे उसका असर ना हुआ हो, लेकिन अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की कि जो तादाद आज हमारे हमसाए मुल्क के अंदर हालात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, उनसे बहुत बेहतर हमारे हालात हैं। तो हमें हर तरीके से हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी चाहिए कि हम ये जो वायरस है, ये वायरल इन्फेक्शन, इसकी रोकथाम में हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। चाहे इसके अंदर आप अपोजिशन हो, मैं हूँ, आप है, हर बंदे को एक फर्ज समझना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बात हो रही है ना, पाकिस्तान की मईशत की, पाकिस्तान के लोगों की सेहत की बात हो रही है। वी मस्ट ऑल मेक एन एफर्ट। और आपको पता है मैं तो मुसलसल आज 9 महीने से मुसलसल एक ही बात बोली जा रही हूँ, और ये नहीं है आज अपना ऑपोजिशन ने कहा कि हम जलसे जुलूस करने लगे हैं, तो मैं तो SOPs पे पहले दिन से बोल रही हूँ। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं कि इनका हक है, जमहूरी हक, हम कौन इनकार करता है जमहूरी हक पे। मकसद ये है कि SOPs फॉलो करें, और आपके सामने SOPs फॉलो कोई नहीं करता, और फिर वही केसेस अगर बढ़ गए और फिर उसकी बात है, फिर कौन जिम्मेवार होगा। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का भी मैं मौक़िफ़ ले लूं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। मैं आती हूँ डॉक्टर साहब, आपकी जानिब दोबारा भी आऊंगी इस पे। पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अब भी जो बात हो रही थी यहाँ पर कि जी आप लोगों के ऑब्वियसली 16 अक्टूबर से तहरीक शुरू हो रही है, जलसे शुरू हो रहे हैं। 2 सवाल, एक तो कह रहे हैं कि जी कोविड के तनाजुर में ये जलसे वगैरह जो हैं इनकी क्या स्टैंडिंग होगी, ये कहाँ खड़े में होंगे, और दूसरा जब वज़ीर-ए-आज़म और ख़ुद जो हुकूमती लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी शरपसंदी, जिस तरह से कल एक इंसिडेंट देखा हमने कराची में, बड़ा अफसोसनाक, मौलाना आदिल साहब का कत्ल, उसके बाद ये शरपसंदी की जो कोशिशें हैं वो कहते हैं भारत की तरफ से इनमें इजाफा होगा। तो एक वो भी ख़तरा मौजूद है, कोविड का ख़तरा भी मौजूद है, और आप लोगों की तहरीक का भी आगाज़ होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सादिया। देखें, जो आपने कोविड के हवाले से मुल्क की सूरत हाल और उसके बाद अपोजिशन का जो अभी एक एहतजाज का और वो भी एक जलसों की जो एक सीरीज का ऐलान किया गया है, उसके तनाजुर में आपने सवाल पूछा है। देखिए, मैं जी डॉक्टर साहबा ने जो बात की है कोविड की और पाकिस्तान में जो उसके खदशात लोगों को लाहक हैं, कौम को लाहक हैं, मुझे उस बात से इत्तफाक है कि यकीनन एक बहुत बड़े, आप ये कहें कि इम्तहान से अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा है और अल्लाह का खास करम उसमें रहा है। वरना उस वक्त भी जो SOP और जिस अंदाज से इक़दाम होने चाहिए थे, हम उस मैयार पे पूरे नहीं उतरे। पूरी दुनिया ने हमसे बहुत ज़्यादा हिफाजती इक़दाम किए, लेकिन बहुत नुकसान उठाया। हमारे कम हिफाजती इक़दाम थे, लेकिन अल्लाह ताला का करम सबसे बड़ा हमारा शामिल हाल था, और हम बहुत ज़्यादा जानी नुकसान पाकिस्तान में, बल्कि बहुत कम नुकसान हुआ, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब हमें मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर साहबा की इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, लेकिन इसमें एक बात है, आपने खुद उस जलसे का हवाला दिया लियाकत वहाँ का, अगर आप ना देती तो शायद मैं भी ज़रूर जिक्र करता। जी जी। अब अगर हुकूमत ये तमाम अपने जो उनके इज्तिमात हैं, जो मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी हैं, अब ये जो आपने कल कहा कि जी वो SOPs को फॉलो किया गया था, SOPs को सोफों में फुट का फासले से फॉलो नहीं होते। जिस जगह 2-3 हज़ार बंदा इकट्ठा होता है, वो दाखिल होते हुए, वो बाहर निकलते हुए, वो बाहर चाय पीते हुए, उसका इंटरेक्शन होता ही होता है। तो अगर गवर्नमेंट ने ये मिसाल सेट करनी है अपोजिशन के लिए, तो ये जो कल परसों में 2 इज्तिमात हुए ये नहीं होने चाहिए थे।
और इन्हें कैंसिल करके एक एग्जाम्पल सेट की जाती है कि कोविड के खिलाफ के पेश नजर हम ये इज्तिमा जो है ये कैंसिल कर रहे हैं, तो अपोजिशन भी इसे संजीदगी से देखती। अब हुकूमत इकदाम कर रही है, ऑपोजिशन भी बिल्कुल सही है कि ऑपोजिशन भी फिर सोचती है कि हुकूमत खुद ये कर रही है तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा खतरा मौजूद है। जी, तो फिर उसके तनाजुर में जब अपोजिशन कहती है आप कर रहे हैं तो हमें आप क्यों रोक रहे हैं, तो ये एक जो है बात बिल्कुल मैं ज्यादा खतरे या एहतियाती तदाबीर की बात है, मैं उसे सपोर्ट करता हूँ, SOPs को भी मैं करता हूँ, इसमें कोई सियासत नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही है, जो भी ये बहुत ही एक दिलखराश और बड़ा अफसोसनाक वाकया जो है डॉक्टर आदिल साहब की शहादत का पेश आया कराची में, और उसमें आगे भी जाके खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान में इस तरह की शर्तबंदी हो सकती है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के अंदर साजिशें कर रहा है, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मीडिया में लोग बैठ के कहते हैं जनाब के इतने पैसे दो, कराची में लोगों को मरवाओ, इतने पैसे दो, बलूचिस्तान में जाके साजिशें कराओ। तो चंद वीडियोस तो मैंने खुद की हैं, आपने मुझसे ज्यादा रिसर्च करती हैं आपको तो मुझसे भी ज्यादा पता है। तो लिहाजा कोई दो राय नहीं है, इंडिया हमारा बदतरीन दुश्मन है, और इंडिया हर वो हरकत करेगा जिससे पाकिस्तान के अंदर अमन खराब हो, दाखिली सलामती को खुदा न खास्ता खतरा हो, और मुल्क इंतशार का शिकार हो। इन चीजों के ऊपर मैं बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहता हूँ कि अपोजिशन, हर सियासी जमात जो है वो यकजान होके इत्तेहाद के साथ जिस जगह के ऊपर कॉपरेशन होगा वो करने के लिए तैयार होगी। पाकिस्तान की सलामती के लिए या पाकिस्तान में के लिए हर कोशिश जो होगी उसमें मुकम्मल इत्तेहाद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माजरत से जो रवैया हुकूमत का है अपोजिशन के साथ, वो पार्लियामान के अंदर बाहर प्रोग्रामों में, वो बहुत गैर संजीदा, हतक-आमेज और अजीब और गरीब है, जो इससे पहले देखने में नहीं आया। अब PTI के लोग हैं, अब डॉक्टर साहबा PTI की मैंने ये सवाल इसलिए भी किया था, ये जो शरपसंदी का जिक्र किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पिछले 3 महीने से ये इंडिया की कोशिशें हैं और हमारे पास ऐसी इत्तलात हैं और अटेम्प्ट्स बहुत हुए भी हैं जो हमने नाकाम बनाए हैं, तो वो खतरा जब आप लोगों की तहरीक शुरू होगी तो खुदा न खास्ता उस हवाले से भी लोग बात करते हैं कि वहाँ पे भी मौजूद रहेगा। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आकर इस डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इफ्तिखार साहब, ये जो PDM है अपोजिशन की तहरीक 16 से जिसका आगाज़ होने जा रहा है, एक तरफ ऑब्वियसली हुकूमत ये कहती है कि जी मज़हब कार्ड का ख़दशा है, ये लोग इस्तेमाल करेंगे या कर रहे हैं और रियासत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही वो मज़हब कार्ड का इस्तेमाल है। फिर दूसरी तरफ वज़ीर आज़म का ये कहना कि हमें पता है कि इनको बहुत पैसे आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ओवरऑल इस तहरीक में, इस अलायंस में कितनी जान है? क्या वाकई हुकूमत के लिए कोई ख़तरा हो सकता है? देखिए, हुकूमत को अपने आप से ज़्यादा ख़तरा है बनिस्बत किसी भी अपोजिशन के इत्तेहाद से। उस वक्त जाके ये ऑर्गेनाइजेशन सारी इकट्ठी हुई हैं जब महंगाई अपने अरूज को पहुंच रही है। पिछले दफ़ा जब मौलाना फजल रहमान ने कोशिश की तो इन सियासी पार्टियों ने उनका साथ ही दिया। उस वक्त महंगाई को अगर देखें और आज की महंगाई को देखें, इन महीनों में जो चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आज महंगाई हर आदमी को मुतासर कर रही है, तमाम मिडिल क्लास को, और मिडिल क्लास से नीचे लोअर क्लास को। ये उनके पास एक नया तरीका आया है लोग पहुंचने का और आवाम तक पहुंचने का। दूसरी बात है मजहबी मुनाफरत। मैंने आज तक नहीं देखा कि मौलाना मुफ्ती महमूद या मौलाना फजल रहमान ने कभी भी ऐसा कोई मौक़िफ़ अख्तियार किया हो जो किसी एक सेक्ट के खिलाफ हो। जितना मैं स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस का और बतौर जर्नलिस्ट मैंने इन सबको देखा है, मैंने नहीं देखा कि इन्होंने किसी एक सेक्ट के खिलाफ कोई इस्तेमाल किया हो अपने उस वेपन को। तीसरी बात जो अपना प्राइम मिनिस्टर ने कही, प्राइम मिनिस्टर सही कह रहे हैं, खदशात हैं, और बिल्कुल जैसे अपना फजल ने कहा वो हिंदुस्तान से हमारी कोई दोस्ती तो नहीं है, वो ओपन एनिमी है, वो किसी वक्त भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो जैसा मैं अपने इब्तिदाई में कहा, हमें अपने अंदर भी तो देखना होगा ना, हमें अंदर भी तो अच्छे बुरे का जो हमने फ़र्क रखा वो नहीं होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो बुरा है वो बुरा है। वो किसी तौर पे ये नहीं कि अगर वो मेरे मुफाद में है तो अच्छा है और मेरे मुफाद के खिलाफ है तो बुरा नहीं।
हमने पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका, इसकी जो ताकत है, उसके लिए यकजा होके इस किस्म के जो है कवायद जो खराब भी है, इनसे निपटना है। एंड आई गिव वन क्रेडिट टू मुशर्रफ ने अपने दौर में इस सारे मामले को जिस सख्ती से निपटा था, वो अपनी जगह एक तारीखी हकीकत है। और मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह अपना आर्मी चीफ ने कहा कि हम आइन के ताबे हैं और हुकूमत वक्त के साथ हैं, तो अगर हुकूमत वक्त के साथ होने का सबसे बड़ा सबूत वो ऐसा दे सकते हैं कि जो इकदाम जनरल मुशर्रफ ने इस फिरका वारियत पे काबू पाने के लिए किए, उससे बढ़कर इस फिरका वारियत पे काबू पाने के लिए इकदाम किया जाए। बिल्कुल ठीक है कि रियासत की ऑब्वियसली जिम्मेदारी है। अगर शवाहिद भी हैं आपके पास, आप जानते हैं कि भारत ये करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सख्त इक़दाम जो हैं वो इस फ़िरका वारियत से बचने के लिए किए जाने चाहिए। नैयर बुखारी साहब, ये बताइएगा कि अच्छा, मेरे ख्याल से उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो इफ्तिखार साहब ने बात की, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि ये हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है, शायद वो ये रैलियाँ जलसे नहीं हैं, ये हुकूमत के लिए महंगाई वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अब वज़ीर आज़म साहब का ट्वीट मैंने इंट्रो में दिखाया था। क्या वजह है कि 2 साल में महंगाई के मामले को लेकर अभी तक यही समझ नहीं पा रही हुकूमत कि भाई ये प्राइस हाइक जो है वो क्यों होती है? स्मगलिंग है, होर्डिंग है, जो माफिया का जिक्र वज़ीर आज़म 2 सालों से कर रहे हैं, उस माफिया के ख़िलाफ़ क्या हुआ है? क्या लोगों को सज़ाएं मिली हैं? कितने लोग पकड़े गए हैं? वो भी अभी भी 3-4 रीजंस लिख दिए वज़ीर आज़म साहब ने कि देखेंगे। तो 2 साल में ये चीज़ें पता क्यों नहीं चल पा रही? आप पहले तो सबसे कोशिश करने समझने की कि 2 साल हुआ है हमें हुकूमत लिए हुए। इट्स बीन 2 years 1 month जब हमने हुकूमत ली। और मैं आपको ये बता दूं पंजाब के हालात क्या थे। हमारे पास पंजाब में 100 अरब रुपए, नाउ दैट्स नॉट अ स्मॉल फिगर, 100 अरब के डिसऑनर्ड चेक्स हमारी पिछली हुकूमत देके गई हुई थी, जिनको हमें ऑनर करने पड़े। जब आप महंगाई की बात करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स द सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी दैट वी डेवलप। जब हम लोग आए हैं उसके बाद ये नहीं था कि इकोनॉमी हम आए हैं तो एकदम इकोनॉमी वाज ऑलरेडी गोइंग डाउनहिल। उसके बाद पिछले 9 महीने से हम कोविड के साथ डील कर रहे हैं। आप कोविड के फैक्टर को क्यों बाहर कर रही हैं? वजह यह है कि कोविड फैक्टर हैज इफेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर की इकोनॉमी पे उसका असर हुआ है। तो कोई हमारे पे कोई आपका ख्याल है, जिस तरह तारिक चौधरी साहब ने कहा कि जी हमने कुछ नहीं किया और हिफाजती तदाबीर, ये अल्लाह की, बिल्कुल कोई शक नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमारे पे करम किया और वो हालात नहीं बने जो बनी। पर ये तो आप ना कहिए ना कि हुकूमत ने कुछ किया नहीं। मेरा ख्याल है जितना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कोविड के बारे में हुआ है, जिसके अंदर सारे सूबों ने मिलके, जिसके अंदर चाहे सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके, मैं आपको बता रही हूं कि एक वक्त था कि पंजाब के अंदर 23,000 लोग जो थे वो हमने आइसोलेट किए हुए थे। और हम कितना बुरा भला हमें लोग कहते थे और कितना कहते थे कि ये जुल्म कर रहे हैं। आपको याद है एक्सपो सेंटर का कि जो लोगों को बंद कर रखा है। ये बात नहीं थी, बात ये थी आप वो 1000 इन्फेक्टेड बंदों को जब होम आइसोलेशन पे भेज देते तो वो 1000 बंदों ने 10,000 को और को इन्फेक्शन लगानी थी। ये तो बात आप मानती हैं। और ये बात आपके सामने आई कि मई के महीने में फिर जब हमने होम आइसोलेशन की परमिशन दी तो उसके बाद नंबर, अच्छा अब एक सुन लीजिए ना सिर्फ, अब मकसद ये है कि कोविड के ऊपर इट वाज अ हर्कुलिन इफेक्ट। कोविड के दौरानिया में मेरा ख्याल है पूरी दुनिया इस चीज को रिकग्नाइज कर रही है कि जिस तरह पैसे बांटे गए गरीब लोगों को, जिस तरह राशन बांटे गए, हम सब ने एफर्ट किया कि जो दिहाड़ीदार है, जो सबसे ज्यादा तबका जो है अफेक्ट हो रहा है। बुखारी साहब ये बताइएगा कि ये जो तहरीक है आपकी, ये जो अपोजिशन के जलसे हैं, ऑब्वियसली अवाम सवाल करती है कि जी इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये जो महंगाई जिसका भी जिक्र कर रहे हैं हम, जिस पे बहस निकल पड़ी है, क्या आवाम के लिए चीजें सस्ती हो जाएंगी आपके इन जलसे जुलूसों के बाद, इस तहरीक के बाद? देखिए, आवाम को इस हुकूमत, नायल हुकूमत से निजात मिलेगी। अच्छा। ये जो नायल हुकूमत पिछले 25-26 महीनों से मुसल्लत है, इनसे निजात मिलेगी। और ये हम स्टीरियोटाइप, ये स्टेटमेंट कान हमारे थक गए हैं सुन सुन के कि जो इनका वजीर उठता है, जो इनका नुमाइंदा उठता है,
पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, पिछली हुकूमत ने ये कर दिया। भाई अगर आपके पास कॉम्पिटेंस नहीं थी, आपके पास तजुर्बा नहीं था, तो आप उसके लिए आपने तैयारी क्या की थी? आप क्लेम कर रहे थे, बड़े टॉल क्लेम थे आपके, लेकिन नहीं, कौम अब थक गई है ये बात सुन सुन के कि पिछली हुकूमत ने ये किया। लोग पूछते हैं कि आपने इन 25-26 महीनों में क्या रिलीफ हमें लेके दिया, अभी क्या रिलीफ देना चाहते हैं आप? अभी अब कल स्टेटमेंट आई कि जी कीमतों के बारे में हमें बताया जाए कितनी महंगी है। एक बात देखें, अभी वो इफ्तिखार अहमद साहब ने बात की, गंदम हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है जी। गंदम हमारा अपना फसल है, अपनी प्रोड्यूस है। आप देखें मई में हमारी क्रॉप आती है, अप्रैल मई में, लेकिन जून में ही उसकी प्राइसेस देख लें क्या कहाँ चली गई है। चीनी आपको देखो, आपकी गलत पॉलिसी थी, आपने एक्सपोर्ट की सब्सिडी दी, माल बनाया, और आज चीनी अवेलेबल नहीं है। तो देखें, जो चीजें आप अपना मुल्क प्रोड्यूस कर रहा है, कम से कम उनके बारे में तो लोगों को रिलीफ मिलनी चाहिए थी। ये देखिए, महंगाई है। मैंने तो खुद वजीर आजम के ट्वीट्स पढ़ के सुनाए हैं कि वजीर आजम मान रहे हैं कि जी है। उन्होंने आज एक और ट्वीट कर दिया है, वो कह रहे हैं कि जी हमारी टाइगर फोर्स है, सैटरडे को मैं उनसे मिलूंगा और उनको कहूंगा कि जी ये जो आटा, दाल, शुगर, घी वी के रेट्स हैं उसको देखें, मेक श्योर करें कि जी ये बढ़े नहीं। लेकिन नैयर बुखारी साहब, मैंने जो सवाल किया कि अवाम पूछते हैं कि जी अपोजिशन की तहरीक से क्या मिल जाएगा। अब आपने कहा कि जी नाअहल हुकूमत से छुटकारा मिल जाएगा हमारी तहरीक से इस अवाम को। अब 2014 में जब इमरान खान का धरना था तो आप लोग खड़े हुए नवाज शरीफ साहब के साथ, आपने कहा कि कोई तरीका नहीं है कि सड़कों पर लोग आएं और एक मुंतखब वजीर आजम से इस्तीफा मांगना शुरू कर दें। तो फिर अब क्या हुआ कि अब फिर वजीर आजम से आप लोग खुद जाके उन सड़क पे जो तहरीक चल रही है उसमें शामिल हो जाएंगे और आप कह रहे हैं कि जी मुंतखब हुकूमत है उसको घर भेजेंगे, उससे छुटकारा दिलाएंगे। देखिए, बात यह है कि 2014 में जो इशू था वो पब्लिक इशू नहीं था। पब्लिक इतनी ज़्यादा परेशान नहीं थी, वहाँ पे महंगाई नहीं थी, लोगों की बाइंग कैपेसिटी ठीक थी, उनकी परचेजिंग पावर्स ठीक थी, और इस किस्म की महंगाई नहीं थी। उस वक्त आटा जो है 35 रुपए किलो मिल रहा था, आज आटा 80 रुपए किलो मिल रहा है। उस वक्त चीनी 55 रुपए किलो थी, आज 110 रुपए किलो है। अवाम जो है वो बड़े परेशान है। ये इफ्तिखार अहमद को पता होगा कि 1968 में अयूब खान के खिलाफ जब तहरीक शुरू हुई तो फिर 4 आने चीनी महंगी हुई थी और अवाम रोडों पे आ चुके थे, और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप ने उस तहरीक को लीड किया। आज भी सूरत हाल वही है। आज अवाम, ये 4 दिन पहले जो एहतजाज हुआ पार्लियामेंट के सामने, आपने देखा कि जो सरकारी मुलाजमीन जिस तादाद में वहाँ पे आए, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर वहाँ पे मौजूद लीड करने नहीं गया था। अवाम अपनी तकलीफ की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से आवाम का एक हजूम था। ओके, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि 2014 में अवामी इशू नहीं था इसलिए आप मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े हुए थे। अब जो है वो अवामी इशू है, अवाम के मसाइल है, महंगाई है, इसलिए आप इस तहरीक का साथ देंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये हुकूमत को घर भेजने की जो बात है, हुकूमत घर जाएगी कैसे? इमरान खान साहब का 126 दिन का धरना हुआ, तब भी वो कुछ नहीं कर सके, वो हुकूमत को घर नहीं भेज सके। आप लोग जलसे करेंगे, पूरे पाकिस्तान भर में चलें, बहुत बड़े बड़े जलसे कर लेंगे, आप लोग धरना दे देंगे, आप लोग मार्च कर लेंगे टुवर्ड्स इस्लामाबाद, हुकूमत कैसे जाएगी? देखिए, जब पब्लिक मोबिलाइज हो जाती है और वो नकाती एजेंडे के ऊपर आ जाती है कि आपने हमारी जिंदगियों को अजाब बना दिया है, और ये जो अशिया खुर्दनोश हैं इनकी कीमतों से लेके बिजली गैस की कीमतों तक, और उसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों तक, हर वो चीज़ जो आवाम के रोज़मर्रा इस्तेमाल में आती है वो आवाम की दस्तरस से दूर हो चुकी है। मुझे आप ये बताएं कि जब लोगों को अपने बच्चों को खिलाने के लिए घर में खाना ना हो, उनकी दवाई लेने के लिए पैसे ना हो, एक मिनिस्टर जो है वो 5 अरब रुपया लेके दवाइयाँ 400% महंगी करके चला जाए और उसके बाद पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बन जाए, तो ये सारी बातें अवाम को आपका क्या कहना है नहीं पता। और जब अवाम को पता है और उनका गम गुस्सा उस मौके के ऊपर आ गया है तो वो बहुत बड़ा तूफान होता है। वो एक पीटीआई की हुकूमत तो क्या ऐसी 10 हुकूमतें हों तो वो खसोखशात की तरफ बह जाती हैं।
ये अभी इस बात से वाकिफ नहीं है। डॉक्टर साहब, उसमें फिर वो जो मौलाना साहब की तजवीज़ थी, आप नहीं समझते कि दैट वुड हैव बीन मच बेटर कि आप लोग सब इस्तीफे दे देते और इलेक्शन दोबारा हो जाते? पीटीआई की हुकूमत से अवाम अगर इतनी ही तंग हैं तो इनको ज़ाहिर है दोबारा वोट थोड़ी पड़ते, फिर आप में से कोई ना कोई जमात आ जाती, दोबारा इलेक्शन करवा देते। दोबारा इलेक्शन करवा के देखिए, बात ये है कि ये जो ऑप्शन आप बात कर रही है ना, ये ऑप्शन मौजूद है। मैंने एक जुमला बीच में कहा है कि टाइमिंग, स्ट्रेटजी, ये तो पीडीएम की लीडरशिप डिसाइड करेगी। ये वक्त पहले इस पर हम नहीं बात कर रहा कि मैं करनी चाहिए भी नहीं कि क्या होगा और क्या नहीं, लेकिन ये ऑप्शन बहरहाल मौजूद है, इस्तीफों की ऑप्शन मौजूद है। और इससे एक कदम आगे भी जाके अपोजिशन जो है वो मैं तो इसे कहूंगा कि कार खैर, ये तरीके हैं कार खैर। लेकिन वो आपने आखिरी ऑप्शन जो है वो इस्तीफों का रखा हुआ है। इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बट इफ्तिखार साहब इजाजत दीजिएगा, मुझे ब्रेक से वापस आने दें, फिर मैं आपकी बात सुनते हैं। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदी। जी इफ्तिखार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। सर, ये डॉक्टर साहब तशरीफ रखती हैं? जी डॉक्टर साहब तशरीफ रखती हूँ। मैं डॉक्टर साहब आपसे इंतहाई माजरत करता हूँ कि आपको मेरी बातों से दुख पहुँचता है। मैं आपका और आपके तमाम खानदान का दिल से एहतराम करता हूँ, इसलिए नहीं, आज से नहीं, जब मैं बहुत छोटा होता था, और मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, तो ठीक है, आप मुझे झाड़ सकती हैं। चले अब बात करते हैं। जो बात आपने कही कि इस्तीफों की, असल में मौलाना फजल रहमान की बात उस वक्त इनको इसलिए समझ नहीं आ रही थी पीपल्स पार्टी वालों को कि वो इक़्तिदार में थे। अब इक़्तिदार के दौरान जब उनको मुश्किलात आई, 18वीं तरमीम के बारे में आई, NFC अवार्ड के बारे में आई, उनको जजीरों के बारे में आई, गवर्नर राज की बात की गई उसके बारे में आई, उनके मामला में मदाखलत की गई उसके बारे में आई, और फिर हतमी तौर पे इन बारिशों के बाद जो कुछ भी वहाँ पे कोशिश की गई कि किसी न किसी तौर पे उसकी आड़ में उनसे सारी ताकत छीन ली जाए और वहाँ पे किसी एक आदमी को बिठा के इक़्तिदार उसके हवाले कर दिया जाए। उसके बाद पीपल्स पार्टी भी अभी महसूस करने लगी है कि इस तरीके की हुकूमत में रहने का कोई फायदा नहीं। और जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ताल्लुक है, ऑलरेडी उनके पास तो कुछ नहीं लूज करने को, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट द पंजाब। तो ये वजह बनी है, मेरा ख्याल है कि अब ये यकजा हो गए सारे। ये वजह बनी है कि उनको समझ में आ रहा है। राइट डॉक्टर साहिबा, लास्ट वर्ड मैडम आपसे, क्योंकि मेरे पास आखिरी कुछ सेकंड्स रह गए हैं। वन लाइनर प्लीज। शुक्र है आपने मुझे भी टाइम दे दिया। वजह यह है कि इफ्तिखार साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं असल में आपकी भी बड़ी इज्जत करती हूँ, बट आई डोंट इंटरप्ट पीपल एंड आई वुड से। अब आगे मैं आपको बात बता दूं, जहाँ तक ताल्लुक है ना, वो फिर बात तो गलत नहीं की। इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि सर्वाइवल की जंग है, ये अपना नून लीग वाले और पीपल पार्टी वाले सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बेचारे मौलाना साहब जो बाहर बैठे हुए हैं, वो अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो कौन उनको याद रखेगा। बेसिकली ऑल ऑफ देम आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल। ये अगर अवाम के लिए बाकी काम करेंगे तो यकीनन अवाम निकले, लेकिन ये अवाम को पता है बड़ी अच्छी तरह, अगर ये इतने अच्छे होते तो पहले बहुत काम कर लगते। इस वक्त कराची का जो हाल है, सिंध का जो हाल है, पीपल पार्टी की हुकूमत है ना, 30 सालों से वहां है। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि 2008 में तो पीपल पार्टी की हुकूमत थी वहां, तो कौन से उन्होंने वहां दूध की नहरें बहा दी थी, हालात बहुत अच्छे कर दिए थे कि सारा सिंध उनके साथ खड़ा रहे। दे हैव लॉस्ट ऑल देयर पॉलिटिकल स्टैंडिंग। पंजाब में तो खत्म हो गई है और सिंध में भी खत्म हो रही है कि उन्होंने आज तक अवाम का नहीं ख्याल किया, उन्होंने अपनी जाती बेहतरियों का ख्याल किया। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया है, ये जरूर करें जल्द से जलूस। मैं आपसे कह रही हूँ, आपको नहीं लगता कि आवाम निकलेंगे इसके लिए? SOPs आप इनसे कहें SOPs फॉलो करें, जल्द से जलूस जरूर करें। आखिर वो देखे ना, वो जो हुक्मरान खानदान जो है, वो जो नवाज शरीफ जो बाहर बैठे हुए हैं। सॉरी डॉक्टर साहब, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, नैयर बुखारी साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आप सबका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।